नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से जुड़ी हुई। दरअसल उनसे के साथ मारपीट का मामला, और मारपीट मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव को झटका लगा है। सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मिली राहत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम को राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत की खबर है। सीएम और डिप्टी सीएम को 9 आप विधायकों को भी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सहित 9 विधायकों को भी राहत मिली है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव को झटका लगा है। मारपीट मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव को झटका लगा है। सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से यह राहत मिली है। 9 आप विधायकों को भी राहत मिली। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कथित मारपीट मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नमित त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमित, बड़ी राहत केजरीवाल के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए और 9 विधायकों के लिए। देखिए, बिल्कुल राउस एवेन्यू कोर्ट में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ 9 विधायकों को राहत दी है। और ये जो पूरा मामला है, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव हैं अंशु प्रकाश, उनके द्वारा एक केस लगाया गया था सभी विधायकों पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी, कि उनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर निचली अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ सभी विधायकों को बरी कर दिया था। जिसके बाद अंशु प्रकाश ने, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये याचिका डाली थी। अगर बात करें राउस एवेन्यू कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट की जो जज हैं गीतांजलि गोयल, उनके द्वारा अब इस पूरी याचिका को खारिज किया गया है। यानी कि निचली अदालत का जो आदेश था, निचली अदालत ने सभी को बरी किया था, उस आदेश को ही माना जाएगा। क्योंकि इसकी जो याचिका लगाई गई है अंशु प्रकाश के द्वारा, उस याचिका को सेशन कोर्ट ने रद्द किया। यानी कि बड़ी राहत जो है वो अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ 9 विधायकों को मिली है। बिल्कुल, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो सचिव, पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के मामले में याचिका ही सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 9 आप विधायकों को बड़ी राहत मिली है। और अब बात कानपुर हिंसा की। कानपुर हिंसा जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात की रिमांड पर सुनवाई थोड़ी देर में होगी। थोड़ी देर में हयात जफर की रिमांड पर सुनवाई होगी। हयात के साथ और भी आरोपियों की रिमांड पर सुनवाई होगी। पुलिस कोर्ट से आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब पुलिस को चाहिए, और इस पूरे गुत्थी को सुलझाने के लिए अंशु अवस्थी का पुलिस चाहती है कि कम से कम 14 दिनों की पुलिस रिमांड मिले, ताकि वो रिमांड में रख करके उसे पूछताछ उससे की जा सके। आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर हिंसा जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेना चाहती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानपुर की पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में रिमांड पर सुनवाई होगी। जफर हाशमी को रिमांड पर लेना चाहती है कानपुर की पुलिस, और जो बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब तलाशेगी पूछताछ के दौरान। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। थोड़ी देर में हयात जफर हाशमी के रिमांड पर सुनवाई होगी। इसके अलावा कुछ और आरोपी हैं जिन्हें पुलिस रिमांड पर लेना चाहती है। 14 दिनों की रिमांड मांगेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानपुर की पुलिस, और इन 14 दिनों में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। क्या ये प्री प्लान साजिश थी? इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं? नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, आप रिमांड पर लेकर के पुलिस क्या जानना चाहती है मुख्य आरोपी के साथ?
देखिए, आज कोर्ट में जफर हाशमी और उसके 3 साथियों को पेश किया गया है और इस पर सुनवाई हो रही है। जफर हाशमी की 14 दिन की कम से कम पुलिस अभिरक्षा चाहती है। पुलिस की उससे पूछताछ की जा सके कि आखिर 3 तारीख को जो इतनी बड़ी हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई, जिस दिन कानपुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सभी लोग मौजूद थे, सुरक्षा के तमाम इंतजाम थे, एक साजिश के तहत किस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई और उसके अलावा इस हिंसा के पीछे आखिर मेन मास्टरमाइंड कौन कौन है, किन लोगों ने फंडिंग की, क्योंकि तमाम नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्या सिर्फ जफर हाशमी ने अकेले प्लानिंग की? ये पुलिस को लगता है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए फंडिंग की गई थी और फंडिंग के द्वारा ही लोगों को इकट्ठा किया गया था। उसमें एक लखनऊ के व्यक्ति का भी नाम सामने आया है, 2 और लोग हैं। तो तमाम लोगों की तलाश में पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है और अगर पुलिस को रिमांड मिलती है मुख्य आरोपी जफर हाशमी की, तो निश्चित तौर पर और भी कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो जाएंगे इस हिंसा के पीछे, क्योंकि इसका मकसद बहुत बड़ा बताया जा रहा है। जिस तरह से 150 से अधिक जो व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए थे, उनसे संदेश भेजे जा रहे थे, जगह जगह लोगों को इकट्ठा करने के संदेश थे, तमाम ऐसी बातें थी जिससे लोगों में इस तरह की भावना है कि उन्हें सड़क पर उतरना है और हिंसा करनी है। तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा था, तमाम ऐसे मासूमों को गुमराह किया जा रहा था कि वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें। आखिर इसके पीछे मेन मास्टरमाइंड कौन है? क्या जफर हाशमी ही मेन मास्टरमाइंड है या इसने फंडिंग कहां से इकट्ठा करी? वो तमाम चीजों के सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब जफर हाशमी को पुलिस की रिमांड में भेजा जाएगा। जी नीरज, क्या उम्मीद है पुलिस को रिमांड मिल जाएगी? और मेरे सवाल दरअसल ये कि पिछली बार जब तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, तब क्या पुलिस के पास ये सवाल के जवाब थे या फिर पुलिस कुछ और सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती थी जिसके आधार पर पुलिस विस्तार से जफर हाशमी से पूछताछ कर सके, इसलिए उस वक्त रिमांड की डिमांड नहीं की गई थी? निश्चित तौर पर उस समय तमाम चीजें ओपन नहीं हुई थी, कई गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। अब पुलिस के पास पर्याप्त ऐसे सबूत इस व्यक्ति के खिलाफ मिल चुके हैं जिसको पुलिस कोर्ट में पेश कर रही है और पता चलेगा, जो तमाम सबूत और गवाह हैं उसके बाद ही पता चलेगा जब वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे कि इसकी रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, जिस तरह से तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, जफर हाशमी की पुलिस रिमांड जरूर मिलेगी। उसके कनेक्शन तमाम जगहों से मिल रहे हैं। D2 गैंग का भी नाम सामने आया है, जिसे ये लगता था कि पुलिस ने इस गैंग को खत्म कर दिया है इनकाउंटर और गैंगवार में, लेकिन उसके बावजूद इस घटना में D2 गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस के भी कहा जाए कान खड़े हो गए हैं और एक्टिव हो गई है। तो तमाम तरह के इनपुट्स पुलिस के पास मौजूद हैं, उन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड के बाद हो सकता है तमाम ऐसे चेहरे बेनकाब हो जो अब तक पर्दे के पीछे हैं। शुक्रिया नीरज, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपका अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो कानपुर हिंसा जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कानपुर हिंसा में एसपी का कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपी के साथ एसपी विधायक की फोटो अब सामने आई है। मुख्य आरोपी हयात के एसपी से कनेक्शन की बात कही जा रही है। विधायक इरफान और अमिताभ के साथ हयात के कनेक्शन की बात अब कही जा रही है। तो अभी तक जो हिंसा एक व्यक्ति विशेष के तौर पर देखा जा रहा था कि उसने साजिश रची, लेकिन अब उसका कनेक्शन भी तलाशा जा रहा है राजनीतिक दलों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ। जफर हाशमी को आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ राजनेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें, हयात हाशमी की तस्वीरें सामने आई है। विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ के साथ हयात की तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब इसके आधार पर, इन तस्वीरों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि क्या हयात हाशमी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत घनिष्ठ उसके संबंध तो नहीं है। तो इस फोटो के आधार पर अब सियासत भी गरमाएगी, इसका राजनीतिक एंगल तलाश लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हयात जफर हाशमी की तस्वीरें, इरफान सोलंकी और अमिताभ के साथ ये तस्वीरें सामने आई है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के प्रत्याशियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम योगी ने सभी प्रत्याशियों की जीत के लिए मंगल कामनाएं दी हैं।
प्रत्याशियों में केशव प्रसाद मौर्य, जसवंत सैनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। बीजेपी नेता ने सीएम से उत्तर प्रदेश के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों के लिए मराठी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए कहा है। कृपाशंकर सिंह ने लिखा है कि यह छात्रों को महाराष्ट्र में बेहतर नौकरी पाने में मदद करेगा। बीजेपी ने यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह और दानिश आजाद समेत 9 लोगों को एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र से प्रवीण यशवंत दारेकर समेत 5 को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही बिहार से हरी साहनी और अनिल शर्मा को एमएलसी उम्मीदवार घोषित किया गया है। ज्ञानवापी मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 108 घंटे का अनशन किया है। उन्होंने आदि विश्वेश्वर की पादुकाओं के पूजन के बाद अनशन खत्म किया और कहा कि गुरु के आदेश पर आदि विश्वेश्वर के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए देशव्यापी आंदोलन भी चलाएंगे। भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 4 जून को ज्ञानव्यापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अपील की थी, जिसके बाद उन्हें प्रशासन ने नजरबंद किया था। लेकिन उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए थे। शारदा पीठ की जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, उनके आदेश से हम भगवान विश्वेश की पूजा के लिए आए थे और वो पूजा, वो आदेश पूरा ही कर दें, इसके लिए जान लगा करके आगे बढ़ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि जगत गुरु जी का आदेश बाकी रह जाए, लेकिन उन्हीं जगत गुरु जी का आदेश आ गया कि अब तुम इसको तपस्या को विराम दो और भिक्षा करो और भिक्षा करके देशव्यापी अभियान चलाओ। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की पेशी ईडी की विशेष अदालत में हुई है। ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। पेशी के दौरान पूजा सिंघल ने कोर्ट को बताया कि जेल में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहीं कोर्ट से पूजा सिंघल ने आग्रह किया है कि ईडी ऑफिस में हुए स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट दी जाए, जिससे इलाज सही तरीके से हो सके, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई है। फिलहाल अब दोनों को फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 22 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से पेशी होगी। कमल कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए रांची से सीधे जुड़ रहे हैं। कमल, आज की पेशी में क्या क्या हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं 14 दिनों के हिरासत में भेजा गया था, न्यायिक हिरासत में, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही, बिरसा मुंडा कारागार से ही पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की पेशी हुई, जिसमें पूजा सिंघल ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य रिपोर्ट जो ईडी कार्यालय में जब पूछताछ हो रही थी और लगातार स्वास्थ्य जांच हो रही थी, उसकी रिपोर्ट की मांग की थी ताकि आगे इलाज सही तरीके से हो सके। वो बीपी की पेशेंट रहे हैं, इस वजह से तो कहीं ना कहीं जो अन्य समस्याएं जो कही जा सकती थी, उन पर भी उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की समस्या नहीं है। फिलहाल ईडी कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई तो जो अधिवक्ता हैं बीएमपी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ईडी के द्वारा अगर और पूछताछ की जानी होगी तो वह जेल में जाकर पूछताछ की जा सकेगी। इसकी भी अनुमति ली गई है, इससे पहले भी अनुमति ली गई थी और एक बार फिर ली गई है। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल उन्हें फिर से 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, पूजा सिंघल और सुमन कुमार को, और 22 जून को फिर अगली पेशी होगी। वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है।
जो भी उन्हें कागजात मिले हैं या फिर जो भी उनसे जुड़े लोग मिले हैं उनसे पूछताछ जारी है। प्रेम प्रकाश से पूछताछ जारी है, कई लोगों से लगातार ईडी जोनल कार्यालय में अभी पूछताछ जारी है और अगले 22 जून को फिर पूजा सिंघल की पेशी होनी है। जी, अगली सुनवाई पर क्या होगा? चूंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया गया कमल, लेकिन अगली सुनवाई पर क्या होगा और इस दौरान क्या चलेगा, किस तरीके से जांच चलेगी? देखिए, कहीं ना कहीं अभी 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं जब ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। शुरुआती दौर में जब छापेमारी की गई थी और सुमन कुमार के घर से कैश बरामद किए गए थे, पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। अभी फिलहाल ईडी की तरफ से अन्य लोगों से पूछताछ जारी है, जो भी कड़ियां जुड़ रही हैं पूजा सिंघल या सुमन कुमार के से जुड़ रही हैं, उनसे जुड़े लोगों को लगातार बुलाया जा रहा है। और उसी के तहत पिछले दिनों प्रेम प्रकाश, जो एक कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हो या फिर किसी भी सरकार की बात हो, सब में उनकी पैठ रही है, उनको बुलाया गया था और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। खनन विभाग को लेकर, खनन के मामले को लेकर डीएमओ और डीटीओ सभी से पूछताछ लगातार 4-5 डीटीओ से भी पूछताछ की गई थी। जब तक आगे कुछ ईडी को नहीं हासिल होता है कि पूजा सिंघल पर शिकंजा और कसा जा सके और आगे कार्रवाई हो, तब तक ये पूछताछ जारी है। और उम्मीद है कि अगले 14 दिनों में अगर कुछ बातें छन कर आती हैं, ईडी के पास कुछ जानकारियां मिलती हैं, तो उसको भी कोर्ट में रखा जाए। शुक्रिया कमल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। इधर राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि हम राज्यसभा की तीनों सीट जीतेंगे। हमारी पार्टी की एकजुटता ने विपक्ष को हॉर्स ट्रेडिंग के पूरे प्रयासों को खत्म कर दिया है। देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। शुरू से मैंने आपको कहा कि हमारे पास तो शुरू से ही तीनों सीटों के लिए हमारे पास में जितने हमारे पास 126 जो विधायक गणों का जो हमारे साथ समर्थन है, उससे हम तीनों सीटें निकलेंगे। अब जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, उनको सोचना चाहिए था, जब उनके पास संख्या बल नहीं है तब क्यों उन्होंने ये स्पॉन्सर किया। इसके मायने की हॉर्स ट्रेडिंग करने की मंशा शुरू से ही रही है, इसलिए उन्होंने 30 उम्मीदवार खड़ा किया, तब कि उनके पास पूरी मेजोरिटी है नहीं। इसका जवाब उनके पास में नहीं है और उल्टा वो कभी वो ईडी को शिकायत लिख के भेज रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत कर रहे हैं। अब लास्ट मोमेंट पर, चुनाव तो परसों है, तो ये बताता है कि ये जो इनका षड्यंत्र था वो कामयाब नहीं हो। इधर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा पर पलटवार किया है। सचिन पायलट ने कहा कि सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बाहर हो जाएं तो बेहतर है। राजनीति कोई टीवी सीरियल नहीं है जहां आप तय करते हैं कि कौन क्या करेगा। पायलट ने कहा कि 10 तारीख को वोटिंग से पहले मुकाबले से बाहर हो जाएं तो बेहतर रहेगा। दरअसल सुभाष चंद्रा ने प्रेस वार्ता में दावा किया था कि कांग्रेस के 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, जिससे राज्यसभा चुनाव में हमारी जीत होगी। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने विधायकों को जयपुर के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। बीजेपी विधायक यहां रिजॉर्ट में अभ्यास वर्ग के पहले दिन जहां योग और व्यायाम करते देखे गए, वहीं दूसरे दिन पार्टी के सभी विधायकों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर बनी फिल्म भी देखी। इसके बाद सत्र को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संबोधित किया। बता दें कि राजस्थान राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा हुआ है। और जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेपर लीक प्रकरण की जांच को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई से जुड़े छात्र आमने सामने आ गए। दोनों ने जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। एक बार कुलपति कार्यालय के बाहर माहौल जोरदार गर्मा गया। बाद में पुलिस ने स्थिति को संभाला और समय रहते दोनों संगठनों के छात्रों को अलग किया गया। आपको बता दें कि व्यास विश्वविद्यालय के बीए इतिहास के 2 पेपर लगातार 2 दिन परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।
कुलपति के दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं फोर्स को तैनात करना पड़ा। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र संगठन जो हैं वो आमने सामने आ गए, एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि बमुश्किल वहां पर पुलिस की चूंकि मौजूदगी थी इसलिए मामले को शांत कराया गया। और जम्मू के जानीपुर क्षेत्र में खीर भवानी मंदिर में भी आज कश्मीरी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में दर्शन और पूजन किया। श्रीनगर में आज माता खीर भवानी के मंदिर में ये त्योहार सभी धूमधाम से मना रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं ने श्रीनगर में दर्शन नहीं किए वो जम्मू के खीर भवानी मंदिर में त्योहार को मना रहे हैं। जम्मू में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। श्रद्धालु खीर भवानी मंदिर में पूरे प्रदेश में अमन और शांति के लिए पूजा कर रहे हैं। बताने की जरूरत है, आप खुद ही देख रहे हैं कितनी जनता आ रही है, कितने श्रद्धालु आ गए हैं। हर वर्ष आते हैं श्रद्धा के साथ। कोई भी पॉलिटिकल कोई भी चक्कर होगा लेकिन ये भावना पर कोई फर्क नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता। आप खुद ही देख लीजिए, सवेरे 4 बजे से लोग आते हैं यहाँ। ये भावना है, ये जो अपना हिंदू है ये मान्यता है तो इसलिए ये ऐसे पर्व कभी बंद नहीं होते, ये तो चलता रहता है। इसके लिए आज का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ही जानते हैं कि कश्मीरीज़ के लिए जेठ आठम जो है सबसे मशहूर माना जाता है। बट लोग कश्मीर जाए लेकिन उसके लिए आप देख सकते हैं कश्मीर की हालत कितनी ख़राब है। फिर भी जम्मू के कश्मीरी जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन आके अपनी जो उनकी मनोभावना है उसको प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग। जस्ट उस टाइम मैं छोटी बेबी थी, समझिए आई थिंक 5 इयर्स की थी, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। बट एक बार मेरा कश्मीर में हुआ था 2016 में मैं आई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने वहाँ खीर भवानी के दर्शन कर लिए थे। यूपी के सहारनपुर में गौकशों के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गौकशों के साथ यूपी पुलिस की मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बचाव में गोली चलाई जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक बदमाश शुहेब को भागते समय गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से बदमाशों का सामान, एक सेंट्रो कार और एक जिंदा गाय बरामद की है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि तीनों शातिर बदमाश हैं जिनके खिलाफ पहले से संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। राजधानी दिल्ली के देवली मोड़ पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक खुलवाने गए टीआई को एक युवती और एक युवक ने बेरहमी से पीट दिया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी देवली मोड़ पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूटी को रोक रहा था। स्कूटी रोकने पर लड़की भड़क गई। लड़की टीआई से बदतमीजी से बात करने लगी। इतना नहीं, टीआई से मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पुलिस ने पहुंचकर टीआई को बचाया।